you will be fine. Once again, I welcome you all in the second session of History for Standard 9. On the first session or on the first video, I taught you about the French Revolution और उसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक जो इम्पोर्टेंट घटना हुआ था जो था 14 जुलाई 1789 को जब पेरिस के वेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा गया था और पूरे शहर में एक भगदड़ मच गया था जिसके कारण पूरे वेस्टाइल को तोड़ा गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा गया और एक इंसिडेंट को हम देखे थे, एक रिवॉल्यूशन का एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद हम पढ़ा रहे थे कि वो इंसिडेंट जो हुआ था 1789 का वो अचानक से तो नहीं हो सकता है, उसके पीछे कुछ रीजन्स रहा होगा। तो उन रीजन्स को हम पढ़ा रहे थे और उस रीजन में आप देख रहे थे कि कैसा उस समय का सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। और उससे पहले देखे थे कि लुइस 16 का वो राजा बना 1774 में, उसके बाद वो जब किंग बना उसके बाद कैसा कंडीशन था फ्रांस का। और उसके बाद देख रहे थे सोसाइटीज के डिवीजन के बारे में, उस समय सोसाइटी क्या था और वही उन्हीं बातों को हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या रीजन था जिसकी वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब लोग अपना जीवन जीने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। फ्रांस में ऐसा कंडीशन था, इकोनॉमिक हालत इतना खराब था फ्रांस का 1789 के टाइम में, जैसा वो हम आपको बता चुके 1789 के पीरियड्स को, उसके पहले के पीरियड्स को ओल्ड रेजाइम बोलते हैं। तो ओल्ड रेजाइम में जो है फ्रांस के लोगों का कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जो था उस कंट्री का बहुत ही ज्यादा खराब था और वहां पर लोग जो है जीवन जीने का सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसका रीजन क्या था, क्यों ऐसा कंडीशन था? तो सबसे फर्स्ट रीजन था कि पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। पॉपुलेशन उस समय में बहुत ज्यादा फ्रांस से बढ़ चुका था। जब जानते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है जो है आइटम्स का या मटेरियल्स का जो डेली नीड्स का है और अदर ऑब्जेक्ट्स का डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड बढ़ेगा। यही चीज यहाँ हुआ। 1715 तक फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था जो 1789 तक 28 मिलियन हो चुका था। और जब पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड्स ऑफ आइटम जो है बढ़ गया। ऑलरेडी डिमांड्स ऑफ आइटम या मटेरियल्स का बढ़ा। वो लोग जो थे, जो फ्रांस के लोग थे, उनका मुख्य भोजन स्टेपल डाइट जो था वो था ब्रेड, और ब्रेड खाते थे। तो ब्रेड्स का डिमांड बढ़ने से ब्रेड का प्राइसेस बढ़ गया, हर एक मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया। लेकिन अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रॉब्लम नहीं है अगर लोगों के पास इनकम भी बढ़ जाता था, लेकिन फ्रांस में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोग जो थे, ज्यादातर जो लोग थे वो लोग ऑलरेडी बता चुके हैं 3 स्टेट्स में कंट्री डिवाइडेड था और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही लोग वर्क वगैरह करते थे। उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब था क्योंकि उनके पास लैंड कम होता था। तो जो वहां पर जो वर्किंग लोग थे, जो काम करते थे फैक्ट्रीज में, उनका ज्यादातर का वेजेस या मजदूरी जो था वो फिक्स होता था, वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा उस टाइम के महंगाई के अनुसार, और हाई प्राइसेस के साथ वो लोग उसके साथ नहीं रह सके और लोग को जो है खाने के लिए भी जो डेली नीड्स था वो खरीदने के लिए मुश्किल हो गया। और जो गरीब थे उनका हालत ये हो गया कि गरीब और ज्यादा गरीब हो गए और जो अमीर थे वो अमीर हो गए, क्योंकि अमीर वो लोग थे जिनका फैक्ट्रीज था, जिनके पास नोबल लोग थे। तो ऐसे अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो गए क्योंकि उनका आइटम्स का प्राइस तो बढ़ गया, क्योंकि अगर कोई भी गुड्स प्रिपेयर हो रहा है फैक्ट्री में तो उसका प्राइस बढ़ गया, वो लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। बट जो गरीब था उसका तो सैलरी फिक्स था, तो ऑटोमेटिक था उस लिमिट सैलरी में उसको सारा चीज खरीदना है, तो इसलिए वो क्या हो गया और ज्यादा गरीब होते चला गया। इसके साथ ही साथ वहां पर जो है एक और नेचुरल क्लाइमेटी वो लोग के लाइफ में और भी ज्यादा जो है लाइफ को स्ट्रगलिंग बनाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल था। वो था क्या कि जो है अक्सर फ्रांस में साइड में जब जो है क्रॉप्स उगाया जाता था तो क्रॉप्स फेलियर एक नॉर्मल बात हो गया था, क्योंकि क्या होता था कभी ड्रॉट आ जाता था और हेल स्टॉर्म आ जाता था, यानी कि बर्फ गिर जाता था।
जब तेजी से बर्फ गिरा तो बर्फ से फसल बर्बाद हो गया, या बारिश नहीं हुआ तो ऐसे हालत में क्या होता है, तो लोगों को अनाज का कमी हो जाता है। जब अनाज का कमी हो जाता तो अनाज का दाम या फूड ग्रेन्स का दाम जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता, और जब ऐसा स्थिति हो जाता तो लोगों का लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है डिफिकल्ट हो जाता। और ऐसे टाइम में जो क्राइसिस हो जाता फूड का या सभी ऑब्जेक्ट्स का, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जब लोग अपना बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी, चाहे फूड हो और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो, वो उसको अगर मीट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। तो ये वहां पर होना नेचुरल था, बराबर जो है 1789 से पहले ये जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस रेगुलर वहां होता था, हर एक साल 2 साल कुछ टाइम पर होते रहता था। इससे लोगों का लाइफ डिफिकल्ट हो गया, और लोगों के अंदर ये सब कारण से जो राजा के प्रति था एक हेट जो है पैदा होते चल गया, घृणा पैदा होते चला गया, क्योंकि वो लोग इस सारे चीजों के लिए किंग को ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे, क्योंकि किंग उनके लिए सब सुधार के लिए कुछ कर नहीं रहा था। तो बच्चों, हमने देखा कि फ्रांस में जो था सो क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस था, और सबसे बार बार जो है वो लोग को जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सामना करना पड़ता था, जब वो लोग बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल कर पाते थे। ऐसे टाइम में जो है लुई 16 ने न्यू टैक्सेस इंपोज करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि उसका ट्रेजरी खाली था। तो इसके अलावा और भी हम कारण देख रहे हैं किस वजह से रिवॉल्यूशन हुआ। तो इस रिवॉल्यूशन से पहले जो 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें हमने देखा कि वेस्टाइल पर अटैक किया गया, इस रिवॉल्यूशन से पहले भी कई सारे रिवॉल्यूशन हुए थे। जो रिवॉल्यूशन पीजेंट्स लोग यानी किसान लोग और वर्कर्स लोग ने किया था, क्योंकि जब भी टैक्स नया इंट्रोड्यूस होता या टैक्स बढ़ाया जाता तो इससे सबसे ज्यादा जो सफर करते थे लोअर क्लास के लोग करते थे, जो थे पीजेंट्स एंड वर्कर्स। क्योंकि जो थर्ड स्टेट में जो टैक्स पेयर थे, क्योंकि सिर्फ टैक्स जैसा हम बता चुके हैं पहले कि जो टैक्स पे करते थे वही थर्ड स्टेट के लोग ही करते थे, और थर्ड स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन जो था वो पीजेंट्स और वर्कर्स का था या लैंडलेस लेबर लोग का था। तो ऐसे टाइम में जब टैक्स बढ़ाया जाता तो सबसे ज्यादा सफर इसी लोग को करना पड़ता, क्योंकि इनका जो इनकम था वो बहुत ही लिमिट होता था। तो ऐसे टाइम में लोगों ने कई बार रिवोल्ट किया, मगर इस रिवोल्ट को वो लोग आगे कैरी आउट नहीं कर पाए। कुछ रिवोल्ट किया, बाद में लोगों को जैसे किंग का आर्मी ने प्रेस कर दिया, या उनके पास इकोनॉमिकल इतना पावर नहीं था कि वो लोग कंटिन्यू कर सके रिवोल्ट को, या उनके पास इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि वो लोग एजुकेटेड होते नहीं थे, तो उनके पास इनका जानकारी या प्रोग्राम्स नहीं था कि कैसे इस रिवोल्ट को हम कंटिन्यू करें ताकि हम सक्सेस करें। ऐसे टाइम में वो अब थक गया, वो आगे जो है रिवोल्यूशन को लीड करने के लिए उनके अंदर पावर नहीं रहा। ऐसे टाइम में जो है रिवोल्यूशन को लीड करने का पावर जो है वो आ गया मिडिल क्लास पर। ये मिडिल क्लास कौन लोग थे? मिडिल क्लास वही लोग थे जो थर्ड स्टेट के थे, मगर जो लोग बिजनेस करते थे, बिजनेस करके इन्होंने अच्छा पैसा कमाया था। जैसा हम बता चुके हैं कि नोबल लोग ट्रेड करना या बिजनेस करना अच्छा नहीं मानते थे, अपने स्टेटस के लायक नहीं मानते थे, इसीलिए कुछ मिडिल क्लास के लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया और वो काफी ज्यादा रिच हो गए। कई लोग तो कई नोबल से भी ज्यादा रिच हो गए थे, क्योंकि इनका ट्रेड जो होता था ओवरसीज होता था, यानी दूसरे कंट्रीज तक भी इनका सामान जाता था। ये सिल्क का कार्गो का जो है ट्रेड करते थे, और कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे देश से लेते थे और उनको लेकर अलग अलग कंट्रीज में सेल करते थे। तो ऐसे टाइम में जो मिडिल क्लास थे काफी ज्यादा रिच हो गए थे। ऐसे टाइम में जो है इनके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबल हो गया, क्योंकि लोग रिच थे और प्लस एजुकेटेड लोग थे, तो इसीलिए इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि अब ये क्या करें, रिवॉल्यूशन को लीड कर सके। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि मिडिल क्लास ने रिवॉल्यूशन को क्यों लीड किया, या मिडिल क्लास के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फील हो गया जब पीजेंट्स और वर्कर लोग फील हो गए। तो उसका सबसे पहला रीजन था कि वो लोग क्या थे, काफी ज्यादा रिच हो गए थे, उनके पास इकोनॉमिक कमी नहीं था और इकोनॉमिकली वो मजबूत थे। वो लोग नोबल्स के इतना कई लोग रिच थे, तो ऐसे टाइम में वो लोग के अंदर ये पावर था कि वो क्या कर सके, रिवोल्ट को कंटिन्यू कर सके, उनके पास पैसे था, फाइनेंस था। इसके अलावा जो था ये लोग काफी ज्यादा रिच होने के बावजूद सोसाइटी में थर्ड क्लास में काउंट होते थे, जो इनके लिए बहुत ज्यादा शर्म का बात होता था। ये अपने आप में इसके लिए शर्मिंदगी महसूस करते थे
क्योंकि नोबल्स लोग जो है वो लोग हाई क्लास में आते थे और जो कलर्जी फर्स्ट स्टेट में आता था, नोबल भी सेकेंड स्टेट में आते थे, माना जाए तो वो दोनों अपर क्लास में जाते थे। लेकिन ये लोग रिच होने के बावजूद, इनके पास सभी कुछ होने के बावजूद ये लोग नोबल के सामने और एलर्जी के सामने और ये लोग लोअर क्लास में काउंट किया जाता था। ये लोग का जो है हमेशा लोअर स्टेटस रहता था, इससे ये लोग अपने आप को बहुत ही बुरा महसूस करते थे और इनके अंदर भी इच्छा था कि हमारा भी सोसाइटी में इक्वलिटी हो, क्योंकि ये लोग रिच हो गए थे। और ये लोग अब रिच होने के साथ साथ ये लोग जो है उस रिवोल्ट को आगे बढ़ा सकते थे, फाइनेंसिंग की पास कोई कमी नहीं था। सेकेंड, इस मिडिल क्लास में कई सारे प्रोफेशनल लोग थे। प्रोफेशनल से मतलब है प्रोफेशनल लोग कौन लोग थे? ये प्रोफेशनल वैसे लोग थे जो लॉयर का काम करते थे, वकील थे और ऑफिशियल थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल लोग थे, ऑफिसर लोग के काम में करते थे। और ये होने के लिए उनको एजुकेटेड होना जरूरी था। और ये मिडिल क्लास जो है एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। अगर कोई गरीब है, पीजेंट है, वर्कर है या ऐसे कंडीशन में है, अब उसकी कोई बच्चे या कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपर जाए, उनके पास एक ही ऑप्शन था, क्योंकि पैसा था नहीं, वो एजुकेशन है, एजुकेटेड होकर के वो लोग अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को सुधारे। तो ऐसे हालत में उनके पास जो है नॉलेज बढ़ने लगा। तो मिडिल क्लास जो था, एजुकेटेड क्लास था, उनके पास माइंड डेवलप था। अब वो लोग नई आइडियाज सोचने लगे। पुराने टाइम में लोग ऐसा मानते थे कि किंग जो है वो राजा के, गॉड के द्वारा दिया गया है, तो हम लोग किंग के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकते। ये सारी आइडियाज को ये लोग समझने लगे और ये लोगों ने उसके विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दिया। थर्ड लोग थे ऐसे, ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो लोग मैरिट्स में इक्वालिटी चाहते थे। जैसा हम बता चुके हैं कि लोग इक्वली रिच थे, एजुकेटेड थे। अब ये सोसाइटी में सम्मान चाहते थे और जो कोई भी व्यक्ति कितना भी अर्न कर ले, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो अपना वो खराब महसूस करता है, लोअर महसूस करता है। ये लोग जो है एजुकेशन के लिए के बाद रिच होने के साथ साथ समानता यानी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहते थे। और इनका सोच था कि सोसाइटी का डिवीजन जो है क्वालिटी के आधार पर होना चाहिए, मेरिट्स के आधार पर होना चाहिए। और ये लोग जो है इसलिए इसके लिए फाइट करना शुरू कर दिया। इसके बाद इनकी जो बात था, जो ये लोग सोच रखते थे, इस सोच को आगे जो है कई सारे फिलोसफर जो है जॉन लॉक, रूसे, ये सब लोगों ने जो है इनकी ही आइडियाज को आगे पब्लिश करना शुरू कर दिया। और जो भी मिडिल क्लास के लोग, कुछ लोग ऐसे थे अगर नहीं रिवोल्ट करना चाहते थे, तो इनकी आइडियाज से वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए और वो इन्फ्लुएंस होकर के जो है सोसाइटी में चेंज के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया। और ये डिमांड जो रिवॉल्यूशन में बढ़ते चला गया। इसी तरह से जॉन लॉक ने जो है एक बुक लिखा जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जिसमें उन्होंने जो है किंग के डिवाइन पावर को, यानी कि राजा जो है गॉड के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए हम उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को उसने जो है विरोध किया। और इस तरह से जो है कई सारे फिलोसफर ऐसे आते चले गए, मोंटेस्क्यू, रूसे, ये सब लोगों ने जो है इसी आइडियाज को फैलाना शुरू कर दिया कि सोसाइटी में चेंज जरूरी है और सोसाइटी एक पुराने ट्रेडिशन के आधार पर जो है स्टेट्स के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर इनका चेंज होना चाहिए। और ये आइडिया जो है फैलना जो है एक रिवॉल्यूशन का कारण हुआ। तो आप देखिए कि मिडिल क्लास का जो है बहुत बड़ा रोल था रिवॉल्यूशन में, और वो क्यों इस रिवॉल्यूशन को लीड कर पाए, क्योंकि पूरा रिवॉल्यूशन को मेन लीडर जो थे वो मिडिल क्लास ही थे। तो बच्चों, हमने देखा कि मिडिल क्लास का जो है बहुत बड़ा रोल था और मिडिल क्लास का जो आइडियाज था उनको आगे फॉरवर्ड करने में फिलोसफर लोगों का बहुत बड़ा रोल था। और साथ ही साथ फिलोसफर उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहे थे। ऐसे टाइप में कई सारे फिलोसफर थे, उनमें से 3 फिलोसफर का देख लेते हैं। जैसे है फर्स्ट जो है जॉन लॉक। ये जो फिलोसफर थे, इन्होंने जो है एक बुक लिखा जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने राजा के डिवाइन पावर को, कि राजा जो है गॉड की तरफ से है और उसका विरोध हम नहीं कर सकते, उस सिस्टम को जस्ट फॉलो करना है, जो किंग हमको ऑर्डर देता है उसको ही हमको आगे बढ़ना है, इसका जो इन्होंने विरोध किया और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा किया। क्योंकि अभी तक
जो भी किंग के विरोध में आवाज नहीं लोग उठा रहे थे, ये इस कारण था कि लोग ये मान करके कि ये गॉड का एक कहे तो उनका जो है इनके द्वारा बैठाया गया एक व्यक्ति है, इसलिए जो वो कहता है वो गॉड का ऑर्डर है, अगर वो कुछ ऑर्डर होता है तो उसका ऑर्डर नहीं, गॉड का ऑर्डर है, तो इसलिए लोग विरोध नहीं करते थे। सेकेंड, तो इसलिए इन्होंने जो है किंग के डिवाइन अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए बुक लिखा। तो उसके बाद दूसरे फिलोसोफर जीन जैक्विस रूसो इन्होंने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा कि जो है सोसाइटी में जो सिस्टम है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम इसको कैसे एक अच्छे से लाइफ जी सकते हैं, और ये किंग का या रूलिंग पर्सन का और सोसाइटी का इसके बीच एक सोशल तो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि गवर्नमेंट और पीपल के बिटवीन, या जो गवर्नमेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है उसके बिटवीन जो सिस्टम है पूरा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके उस कॉन्ट्रैक्ट में के अनुसार अगर वो सही से रूल नहीं करता तो उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको हम हटा सकते हैं। इस तरह का आइडिया इन्होंने स्प्रेड किया, जो आइडिया लोगों को समझ में आने लगा। थर्ड जो पर्सन है वो मोंटेस्क्यू, इन्होंने बुक लिखा द स्पिरिट ऑफ द लॉस, कानून की आत्मा नाम की पुस्तक लिखा, जिस बुक में इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में लिखा। इन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को पावर को 3 लेवल से डिस्ट्रीब्यूट किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इन्होंने इस डिवीजन के द्वारा जो है तीनों को एक अलग अलग 3 डिफरेंट पावर में रखा और एक दूसरे को बैलेंस करते हुए करके डिटेल्स इस बुक में लिखा। इससे लोगों को समझ में आने लगा कि गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होना चाहिए। ऐसा ही सिस्टम आज हमारे यहाँ है, हमारे कंट्रीज में भी पावर का 3 डिवीजन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस तरह के आइडिया इन्होंने जब लिखा तो लोग को जो है समझ में आने लगा कि कैसा एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि राजा जो है मनमाना ढंग से काम नहीं कर सके, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर है तो राजा या जो भी रूलिंग पावर पर्सन होगा उसके ऊपर वो एक कंट्रोल होगा लेजिस्लेचर का। इसी तरह से एक्जीक्यूटिव कुछ काम करेंगे, एक्जीक्यूटिव किंग होंगे या जो भी पर्सन होंगे तो उनके ऊपर भी कंट्रोल होगा लेजिस्लेटिव का। इसी तरह से जुडिशरी जो होगा एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा। इस तरह का डिवीजन ऑफ पावर के बारे में मोंटेस्क्यू ने लिखा। ये फिलोसोफर लोगों के, ये विद्वान लोगों के जो आइडियाज था ये लोगों के बीच स्प्रेड होना शुरू हो गया। ये लोग अपने आइडियाज को जर्नल्स के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू स्प्रेड करना शुरू कर दिए, और एजुकेटेड क्लास जो था, एजुकेटेड था, ये लोग पढ़ने में ज्यादा फोकस करते थे। ये सारे आइडियाज उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और इससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। इन तीनों फिलोसोफर के आइडियाज को लोगों के पास स्प्रेड होने के बावजूद वो लोग के पास अब एक एग्जाम्पल भी आ गया था, जो कि खुद फ्रांस ने जब ब्रिटेन से अमेरिका को आजाद किया तो इसी के दौरान उनके पास आ गया। क्योंकि जब अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिपेंडेंस होने के बाद जो है यहाँ पर एक जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आया और यहाँ पर सिटीजन्स को राइट दिया गया, जैसा कि फ्रांस में नहीं था। फ्रांस में मोनार्क का पावर था, सिटीजन्स के पास राइट नहीं था। सिर्फ 2 जो स्टेट्स के लोग थे, एक कलर की और दूसरे नोबल्स, इनके पास ही कुछ प्रिविलेजेस था जो बाय बर्थ था, मगर इनके पास जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो ज्यादातर कॉमन पर्सन थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं था। लेकिन अब सिटीजन्स के पास या पूरे जो मिडिल क्लास में, पूरे फ्रांस में और पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो लोग पता चल गया कि अमेरिका एक कंट्री बना है जो ब्रिटेन से आजाद हुआ और वहां एक सिटीजन्स को राइट्स भी दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर वो लोग के अंदर भी आ गया कि हमारे पास भी राइट्स होना चाहिए, इसी तरह गवर्नमेंट हमारे पास होना चाहिए, और लोग जो है इसके लिए डिमांड करना शुरू हो गए। और ये सारी आइडिया, ये सारी बात जो भी था, ये सारी चीज अब क्या हुआ, लोगों के बीच फैलना शुरू हुआ। तो बच्चों, जैसा हम बताएं कि फिलोसोफर जॉन लॉक, जेन जैक्विस रूसो, मोंटेस्क्यू, ये सब का जो आइडियाज थे वो इंटेंसली लोग भी डिस्कस किया जाता था। वो लोग अपने आइडियाज को स्प्रेड करना शुरू किए। ये जो था डायरेक्ट मोनार्की पर अटैक था। तो इसमें से उनका जो आइडियाज था वो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जो पूरे आइडियाज को स्प्रेड करने, वो था कॉफी हाउसेस एंड सैलून। जैसा हम जानते हैं कि नॉर्मली सभी जगह पर, हमारे यहाँ सिटीज में भी टी हाउस, टी स्टॉल सब है, और जब वहाँ लोग बैठते हैं तो चाय पीने के साथ कई सारी बातों को बात करते हैं, जो उस समय का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जो भी मुद्दा रहता है जिसमें, चाहे पॉलिटिकल हो या कोई जैसे कोरोना है, तो ऐसे ही बात को अक्सर डिस्कस किया जाता है। तो यही चीज वहां भी हुआ। लोग जब कॉफी हाउसेस में बैठते थे तो वो लोग जो उस समय का जो फिलोसोफर का आइडियाज थे, सभी लोग जो है बात करते रहते थे। और सैलून में जनरली आप भी बाल कटाने जाते होंगे, जब आप बाल कटाने जाते हैं तो काफी टाइम जो है हेयर कटर यानी कि बार्बर के पास रहता है,
और वो ऐसे टाइम वो लोग आपस में कुछ न कुछ बात करते रहते हैं और वो बातचीत अक्सर देखेंगे कई सारे ऐसी बातें करते रहते हैं जो उस समय का वार्म अप जो है ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो उस समय का माहौल का सबसे गहन मुद्दा होता है। और यही चीज यहाँ भी हुआ कि कॉफी हाउसेस साइलेंस में लोग जो है फिलोसफर्स के बारे में जो है उनके आइडियाज के बारे में, मोनार्की सिस्टम का इविल्स के बारे में कि वो कैसे डिस्पोटिक रूल यानी कि क्रूर शासन कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस किया जाने लगा। और वहां से जो है लोगों के बीच ये बात, जिसको कम जानकारी उनकी जानकारी इंक्रीज हो गया, और जो लोग जो है अगर कोई उस चीज का डिफरेंट आइडिया रखते तो उनका आइडियाज भी वहां चेंज हो गया, और इस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरा जो चीज था ये तो था, इसमें जो है सैलून्स और हाउसेस में, कॉफी हाउसेस में तो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो सभी लोग रहते थे, लेकिन जो एजुकेटेड मेंबर था वो लोग भी डेस्परेट होने का मेन था वो था जो बुक्स के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू, क्योंकि जो फिलोसफर लोग होते थे जब अपने आइडियाज को, जो भी उनके पास आइडियाज था, वो अपने आइडियाज को स्प्रेड करते थे बुक्स के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू, और लगातार मैगजीन्स और बुक्स में वो अपने आइडियाज पब्लिश करते थे। और ये आइडिया से क्या होता था, जब एजुकेटेड लोग पढ़ते थे तो उनके पास आता था, और फिर वो एजुकेटेड लोगों से जो है इलिटरेट यानी अनएजुकेटेड लोगों तक भी वो आइडियाज फैल जाता था। तो इस तरह से फिलोसफर का आइडिया जो है फ्रांस में फैलता चला गया और एक रिवॉल्यूशन का कारण बना। और लास्ट में इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि आगे जाकर के क्या हुआ, जब लुई 16 ने जो है स्टेट जनरल को कॉल किया ताकि वो टैक्स को, न्यू टैक्स को जो है लगाए और उसके अलावा टैक्स को इंक्रीज करे। थैंक यू। अगले वीडियोस में इसके बारे में फिर आप कंटिन्यू करेंगे। जो भी आप वीडियोस देखते हैं इसके अनुसार नोट्स बनाते जाइए, और ग्रुप में जो भी क्वेश्चंस देंगे हम उसको भी आपको सॉल्व करके भेजना है। थैंक यू।